हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले 3.4 के इंट्रोडक्शन के बेसिस एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, जिसमें हमने आपके साथ त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सभी लोग देख लीजिएगा। बातें समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स? तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय समीकरण के आगे कंसेप्ट को समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं आपके साथ। प्रीवियस वीडियो में बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमने आपको त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बताया था कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि त्रिकोणमितीय समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात या कह सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन विद्यमान होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? कई सारे एग्जाम्पल लिख करके हमने आपके साथ डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था डियर स्टूडेंट्स कि त्रिकोणमितीय समीकरण के ना एक या दो हल नहीं होते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण के अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। उन सभी सॉल्यूशन को फाइंड करना ही त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय समीकरण के हल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कितने प्रकार के हल होते हैं और उनको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज तो आपका हर वीडियो में बढ़ता रहता है, खूब ध्यान से सुनिएगा। अभी तक दीदी की पाठशाला में प्रेजेंट नहीं लगाए हो तो लगा दो, बिना प्रेजेंट लगाए आपका पढ़ाया मतलब आपका पढ़ा मेरा पढ़ाया कुछ किसी अर्थ का नहीं है। क्लास में आए हो तो पहले प्रेजेंट लगाओ, दिन पढ़ना स्टार्ट करो। आइए बात करते हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक बार पहले एक्सप्लेन करते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण का हल का मतलब होता क्या है। जैसे बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं और उसी पर डिटेल से खूब अच्छे से हम लोग डिस्कस करते चलते हैं, सारी की सारी चीज़ें उसी से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक बच्चों, जैसे मान लो हमने कहीं पर लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, या अगर हम आपकी बुक की माने तो इसको हमें साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 लिखना होगा, क्योंकि बुक में बच्चों ना थीटा नहीं एक्स यूज किया गया है। नॉर्मली हम लोग पढ़ते थे या जब तक एनसीईआरटी नहीं लगी थी उसके पहले इस चैप्टर को थीटा के व्यापक मान के रूप में हम लोग बुलाया करते थे, क्योंकि वहां पर हम समीकरण का हल तो करते थे, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान तो ज्ञात करते थे, लेकिन वो व्यापक मान थीटा का होता था, इसलिए इसको लोग थीटा के व्यापक मान वाला बोलते थे। भाई थीटा का व्यापक मान, कहे थीटा के व्यापक मान वाला चैप्टर आप लोग पढ़े हो, आप पढ़े हो अभी कि नहीं पढ़े, उस नाम से लोग जानते थे। तो मान लो कोई आपसे पुराना आदमी पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये समीकरण दिया है, चाहे आप इसको लेकर के डिस्कस कर लो या इसको लेकर के डिस्कस करो, जनरली हम इसी पर डिस्कस करेंगे। इसके हल की हम बात करें, अगर सर इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसके हल की बात करें, तो सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, हल से आप क्या समझते हैं? हल का मतलब यही तो है बच्चों, थीटा बराबर 30 अंश, या जिसको आप π/6 लिख सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन सर क्यों है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम साइन π/6 अर्थात साइन 30 अंश का मान जब निकालते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 ये होता है, मतलब थीटा का वह मान जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, वही तो इसका हल कहलाएगा ना डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/6 इस समीकरण का क्या है, एक हल है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका और क्या हल हो सकता है। आइए बात करते हैं। जैसे बच्चों अगर हम कहें 7π/6 पर इसका मान निकालो, कहाँ मान निकालो, सही 5π/6 पर। हम आपसे बोलें कि भाई इस साइन का मान 5π/6 पे निकालो, देखो तब क्या होगा। जब हम साइन 5π/6 की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोलेंगे तो आप लिखोगे साइन π-π/6, ठीक है, यही तो करोगे। अब साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। तो साइन जो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो साइन π/6 मिलेगी, और साइन π/6 मीन्स 33 मीन्स 1/2 आएगा। इसका मतलब ये है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया था थीटा इज इक्वल टू π/6
एंड 5 पाई बाई 6, ध्यान दो बच्चों, पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6 दोनों के दोनों जो हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे। सर कोई और वैल्यू चेक करते हैं, कोई और वैल्यू चेक करके देखते हैं। मान लो हम बच्चों ले लेते हैं 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालते हैं साइन की, देखते हैं ये कितना मिलता है। आराम से समझो, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक के अंदर पहुंच रहे हैं और सब आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए बच्चों। यहां पर हम लिखेंगे साइन पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 6, इसको लिख सकते हैं क्या, देखो साइन 3 पाई बाई 6 को, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोले, साइन 13 पाई बाई 6 है ना बच्चों, 13 पाई बाई 6 को हम साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो बच्चों लिखेगा साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री मीन्स 1/2 आएगा। कहने का मतलब हम आपको दिखाना क्या चाह रहे थे कि हमने यहाँ पर जिस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, मीन्स जो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू की हम बात कर, मतलब सॉरी एक मिनट देखिएगा, जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 की, इसमें थीटा की अभी तक हम 3 वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। कौन कौन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 एंड 13 पाई बाई 6। ये सभी की सभी जो वैल्यूज यहाँ पर थीटा की मिली हैं, इन सभी को बच्चों हम इस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या, ये हैं ही। तो बच्चों हमने डिस्कस भी किया था और मैं फिर बता रहा हूं कि ऐसे ही थीटा के ऐसे बहुत सारे मान होंगे, बहुत सारे मान होंगे जो इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो सारे के सारे मान डियर स्टूडेंट्स इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए क्योंकि किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो उसका हल होगा बच्चों वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों मुख्य हल, क्या होगा, मुख्य हल होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझते चलिएगा, सब बढ़िया समझ में आएगा बच्चों। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो पहला होता है। दूसरा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं व्यापक हल। क्या बोलते हैं, व्यापक हल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया किसी भी दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण के 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 उसके हल नहीं होते हैं। उसके कितने हल होते हैं, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, उसके अनंत हल होते हैं। इसलिए उन हलों को बच्चों 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक है मुख्य हल और एक है व्यापक हल। अभी हम आपको समझाते हैं मुख्य हल क्या है और व्यापक हल क्या है, देन हम मुख्य हल को फाइंड करना इस वीडियो में सीखेंगे, और आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आराम से आप लोग समझते चलिएगा। देखो बच्चों, अभी मुख्य हल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मुख्य हल क्या होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बच्चों कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद देन हम उसको फाइंड करना भी सीखेंगे। देखो बच्चों, अभी मैंने बोला कि थीटा के बहुत सारे मान होंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बहुत सारे मान क्या होंगे, 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, 360 माने 2 पाई से छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा। तो कहते हैं कि वह मान, वह थीटा का मान जो लेस देन पाई हो एंड ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हो, यह थीटा का जो मान होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा या मुख्य हल कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने इस दिए गए समीकरण को हल किया तो थीटा का 3 मान ज्ञात किया है। ये मान 0 और 360 के बीच में है, ये भी बीच में है, लेकिन ये 360 से ज़्यादा है, 2 पाई से ज़्यादा है, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 2 पाई से ज़्यादा है। तो अगर हम इसके मुख्य मान की बात करते हैं बच्चों, इसका मुख्य मान कौन कौन आता, एक पाई बाई 6 आता और एक 5 पाई बाई 6 आता। ये इसके मुख्य मान आएंगे और निगेटिव में भी इसका मान नहीं लिया जाए। क्लियर हो गई बातें। तो जो मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 पाई माने 360 से छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, उसका मुख्य मान कहलाएगा, उसका मुख्य हल कहलाएगा। क्लियर हो गई, कोई डाउट आपको नहीं आ रहा होगा।
और हमेशा जनरली आप जब किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करोगे, इसके मुख्य मान को ज्ञात करने का प्रयास करोगे, तो अक्सर आप देखोगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के आपको दो मुख्य मान प्राप्त होंगे, दो मुख्य हल वहां पर प्राप्त होंगे। आप देखेंगे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं व्यापक हल की। किसकी बात करते हैं बच्चों? व्यापक हल क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, व्यापक हल हम किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण के जितने भी हल पॉसिबल हैं, उन सभी के सभी हल को ज्ञात करना, उन सभी हल को लिखना ही उसका व्यापक हल कहलाता है। और इस व्यापक हल को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ व्यंजक फाइंड करने होते हैं, कुछ डेरिवेशन करने होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज के इस वीडियो में हमने आपको व्यापक हल के बारे में व्यापक रूप से समझा दिया है और आप समझ गए होंगे। आप इसको एक बार वीडियो को पास करके इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। देन हम आपको सिखाते हैं किसी भी दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 3.4। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों, हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। और हमने अभी डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं सिलेक्ट किया है, क्योंकि उसको आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। समझिएगा कैसे हम किसी भी दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल को ज्ञात करते हैं। मुख्य हल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वह मान जो 0 या 0 से बड़ा होगा या 260 और 360 से छोटा होगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है tan x इज इक्वल टू बच्चों 1/√3 जो है, इसको आपको हल करना है और इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। करते कैसे हैं, यहां पर बच्चों आप लिखोगे tan x इज इक्वल टू, देखो ये कितने का मान है सर, ये π/6 का मान है, 30 अंश का मान है। यहां से अगर आप चाहोगे tan से tan खत्म होकर के x इज इक्वल टू π/6 आपको मिल जाएगा। एक वैल्यू तो मिल गई जो 0 और 360 के बीच में है। अब आपको बस इतना सोचना होता है इसको सॉल्व करते समय, tan और कहाँ पॉजिटिव होता है। ASTC रूल बताए थे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमें इसको थर्ड में पहुंचाना है। देखो कैसे पहुंचाएंगे, tan x इज इक्वल टू बच्चों इसको हम tan π-π/6 लिख सकते, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan 180 नहीं, पाई प्लस करना पड़ेगा, माइनस नहीं, क्योंकि तीसरे में जाना है। तो tan π + π/6 किस क्वाड्रेंट में चले गए आप? तीसरे में। और तीसरे में जाओगे तो इसकी वैल्यू tan π/6 ही आ जाएगी। इसका मतलब इस ऊपर वाले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, इसको हम tan x इज इक्वल टू tan 7 π/6 लिख सकते हैं। tan से tan भाई साहब नहीं रहेंगे, तो x इज इक्वल टू 7 π/6 यहां से मिल जाएगा। फाइनली आपको दो वैल्यूज मिली हैं, एक x इज इक्वल टू π/6 और दूसरी मिली है बच्चों 7 π/6। यही जो दो वैल्यूज आप लोगों को मिली है, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल, सॉरी व्यापक नहीं, कौन सा हल कहेंगे बच्चों? मुख्य हल कहेंगे, क्योंकि हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। वैसे भी मैंने बताया कि जब आप किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसके हमेशा दो ही मुख्य मान प्राप्त होंगे, क्योंकि वह त्रिकोणमितीय समीकरण दो जगहों पर पॉजिटिव या दो जगहों पर, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो दो जगहों पर पॉजिटिव और दो जगहों पर निगेटिव होता है। मीन्स दो क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, बाकी एक जगह कहीं और पॉजिटिव होते हैं। हमने आपको अष्टक का रूल सिखाया था, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ASTC हमने सिखाया था, वो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आइए हम सेकेंड वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है tan x इक्वल टू -1/√3। अब आपको सोचना है कि tan का मान निगेटिव, देखो 1/√3 का मतलब π/6, लेकिन निगेटिव में, तो tan निगेटिव कहाँ होगा सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में लेके जाइए इसको, कैसे लेके जाओगे? इसको सबसे पहले तो आप ऐसे लिखो tan x इक्वल टू -tan π/6 लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो ना। अब इस माइनस को हटाना है, कैसे लिखोगे आप? लिखोगे बच्चों tan x इज इक्वल टू, ये वैल्यू है tan π - π/6 की, क्योंकि पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan π - थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? tan x इज इक्वल टू tan 5 π/6। तो फाइनली यहां से आपको x की वैल्यू जो मिलेगी बच्चों कितनी मिल जाएगी? 5 π/6 में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहीं से फिर आगे आइए आप, यहां से
tan x इक्वल टू, सोचो और कहाँ tan निगेटिव होता है, चौथे में, चौथे क्वाड्रेंट में चले जाओ, लिखो यहाँ पे tan 2 पाई माइनस में पाई बाई 6, क्योंकि tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा tan x इक्वल टू 6 दूना 12 में से घटा दो, tan 11 पाई बाई 6, tan से tan खत्म हो गया, x इक्वल टू 11 पाई बाई 6 मिल गया। तो दो आंसर मिले, x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड क्या बच्चों 11 पाई बाई 6। क्लियर हो रही हैं बातें आप लोगों को? इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व किया। समझ में तो आ रहा होगा, काफ़ी हद तक बच्चों आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से हम किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करके उसके मुख्य मान को हम ज्ञात करते हैं। और किसी भी दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण के कितने मुख्य मान होंगे, मैक्सिमम 2 मुख्य मान उसके मिलेंगे, कभी कभी एक भी हो सकते हैं, लेकिन दो और एक वहां पर चांस पूरा रहता है, लेकिन 2 ही आएंगे आप जब सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अभी मुख्य मान को समझते चलिए, मुख्य हल को समझते चलिए, देन हम अगेन अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे व्यापक हल के बारे में। और व्यापक हल बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आइए बात करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर लिखा है cos x इक्वल टू √3/2। √3/2 cos कितने की वैल्यू होती है जी? cos 30 अंश का मान होता है ना, cos 30 अंश का मान होता है। इसको लिखेंगे cos x इक्वल टू cos π/3 लिखना होगा। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, x इक्वल टू फाइनली आपको π/3 मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक मान तो मिल गया। अब आपको बस इतना सा सोचना है कि cos और कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है cos, चौथे में चले जाइए। ये तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला, अब चौथे में cos पॉजिटिव होता है, ASTC, C मीन्स cos, तो चौथे में जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो कैसे लिखोगे, लिखोगे cos x इक्वल टू cos 2 पाई माइनस π/3। अब 3 दूना 6 में से 1 गया, कितना आएगा 5 π/6, तो आपको मिलेगा cos x इक्वल टू cos 5 π/3, 6 बोल दिए, तो x इक्वल टू बच्चों मिल जाएगा 5 π/3। फाइनली आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक π/3 और एक बच्चों 5 π/3, ये 2 वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप लोग करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ त्रिकोणमितीय समीकरण के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, और आशा करते हैं बच्चों कि जो टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल के बारे में जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है, काफ़ी हद तक और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल के बारे में चर्चा करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़िए, समझिए, और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व करते हैं तो कर पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉल्व करिएगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।